हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आरआरबी की रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, जिसके अंदर हमारी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी भी इंक्लूडेड है। ओके, तो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे बच्चों के वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चंस आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोस्ट नेम। तो काफ़ी सारे बच्चों का जो कंफ्यूजन है वो पोस्ट नेम में कंफ्यूजन है दोस्तों। ओके, तो हम लोग बेसिकली तो हम लोग यूजुअली हमारे जो पोस्ट का नेम रहता है वो एक तो नर्सिंग ऑफिसर रहता है या फिर स्टाफ नर्स होता है, लेकिन आरआरबी में दोस्तों इसका नाम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट दिया गया है। ओके, तो ये जो स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर है ये इक्विवेलेंट टू नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, सिर्फ नॉमेनक्लेचर में चेंज है दोस्तों। नॉमेनक्लेचर की वजह से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों भी पोस्ट सेम ही है, नर्सिंग ऑफिसर या फिर स्टाफ नर्स की जो पोस्ट होती है वही पोस्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भी होती है। तो आरआरबी में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोला गया है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। कौन अप्लाई कर पाएगा? एक तो आपके पास में जीएनएम होना कंपलसरी है, या फिर आपका बीएससी नर्सिंग होना कंपलसरी है, या फिर आपने पीबीएससी नर्सिंग कंप्लीट करी है, फिर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, तीनों जो यहाँ पर जीएनएम कैंडिडेट है या फिर बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, ऐसे सभी कैंडिडेट्स के लिए किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट एक्सपीरियंस, स्पेशली जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जीएनएम कैंडिडेट्स ऐसे है कि जैसा हम लोग एम्स की वगैरह एग्जाम्स देखते हैं तो उसमें कैसा होता है कि एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, लेकिन आरआरबी की रिक्रूटमेंट में जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेशर्स कैंडिडेट जिनका जस्ट पास आउट हुआ है और जिनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए, जो इक्विवेलेंट टू द नर्सिंग ऑफिसर या फिर स्टाफ नर्स होता है। ओके, फिर आगे देखते हैं दोस्तों अप्लीकेशन डेट। तो देखिए दोस्तों, जो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी निकली है इसके अप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी हम लोग अप्लीकेशन डेट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन। तो जो अप्लीकेशन है दोस्तों ये 3 दिन से स्टार्ट हो चुके हैं। जो आज की 20 तारीख है दोस्तों, तो 17 अगस्त 2024 से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट जो है दोस्तों, क्लोजिंग डेट जो है ये है 16 सितंबर 2024, मतलब करीब करीब आपके पास में 1 मंथ का ड्यूरेशन है ये फॉर्म फिलअप करने के लिए। ओके, लेकिन दोस्तों इसमें और एक मॉडिफिकेशन है कि अगर आप कहीं पर भी मिस्टेक कर देते हैं, फॉर्म फिल करते वक्त कहीं पर भी मिस्टेक कर देते हैं, तो वैसी सिचुएशन में आपको मॉडिफिकेशन के लिए भी चांस मिलने वाला है। ओके, तो मॉडिफिकेशन आप कब कर सकते हैं, जिसके लिए विंडो कब ओपन होने वाली है? 17 सितंबर 2024 को विंडो ओपन हो जाएगी, और ये विंडो कब तक के ओपन रहेगी? 26 सितंबर 2024, मतलब आपके पास में करीब करीब 10 डेज का टाइम है दोस्तों यहाँ पर आपको मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो ईच टाइम जब जब आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो हर बार आपको 250 रुपीज़ पे करना होगा। ओके, जो ये आप 250 रुपीज़ पे करते हैं तो इसका कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला, ये पैसे वापस नहीं मिलने वाले। समझ के चलिए, आज आप उसको मॉडिफाई करते हैं, ओके, 17 तारीख को मॉडिफाई करते हैं, 17 सितंबर को, फिर आपको 18 तारीख को फिर मॉडिफाई करने के बाद में आप सबमिट करते हैं, फिर से आपको 18 तारीख या फिर 19 तारीख को ऐसे लगता है कि और एक चीज़ छूट गई, तो फिर से आप उसको रीओपन करते हैं और फिर से मॉडिफाई करते हैं। तो जितने बार आप मॉडिफाई करेंगे दोस्तों, सेव करके जितने बार मॉडिफाई करेंगे तो हर बार आपको 250 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जो नॉन रिफंडेबल होते हैं। ओके, तो ये हो गया दोस्तों एप्लीकेशन डेट के बारे में। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, आगे दिया गया है एज क्राइटेरिया। तो देखिए दोस्तों, एज क्राइटेरिया में काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी एज के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग एज क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप एज क्राइटेरिया देख सकते होगे। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम है ये सीरियल नंबर 6 के अकॉर्डिंग आता है, मतलब एज ग्रुप जो है दोस्तों 20 टू 43 ईयर्स का। तो ये 20 ईयर्स जो है ना दोस्तों, ये मिनिमम एज हो गई। ओके, मिनिमम एज कितनी होना चाहिए आपकी? 20 ईयर्स, और मैक्सिमम एज आपकी 43 ईयर्स होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जो मैक्सिमम एज जो है ना ये सिर्फ यूआर कैंडिडेट्स के लिए है। ओके, जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 43 ईयर्स है, लेकिन एससी या फिर एसटी कैंडिडेट है तो उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब 43 + 5
इज इक्वल टू कितने होते हैं दोस्तों, 48 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप SC या फिर ST कैंडिडेट है। ओके, अगर आप OBC कैंडिडेट है तो वैसी सिचुएशन में आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो 43 + 3 मतलब 46 ईयर तक OBC कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, लोअर एज लिमिट, ओके, तो नॉट बॉर्न आफ्टर, इसके बाद का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए 1/1/2025। तो ये किसके लिए लागू रहेगा, UR कैंडिडेट के लिए। ओके, और UR कैंडिडेट का जो अपर एज लिमिट है मतलब डेट ऑफ बर्थ नॉट अर्लियर देन, ओके, तो इसके पहले का बर्थ मतलब 2 जनवरी 1982 के पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए। देखिए 2 जनवरी 1982 को भी बर्थ हुआ है फिर भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके पहले का मतलब 1 जनवरी 1982 हो गया या फिर 31 दिसंबर 1981 हो गया, तो ये बंदे यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, ये हो गया अनरिजर्व्ड या फिर EWS के लिए। फिर आता है दोस्तों OBC NCL, ओके, जो OBC नॉन क्रिमिलियर से अगर बिलोंग करते हैं उनके लिए। तो जो नॉन क्रिमिलियर OBC से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है वो है दोस्तों 2 जनवरी 1979। ओके, अगर OBC कैंडिडेट है और उसका बर्थ 2 जनवरी 1979 को हुआ है, फॉर्म भर सकता है। 3 जनवरी 1979 को भी बर्थ हुआ है फिर भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन इसके पहले की डेट ऑफ बर्थ मतलब 1 जनवरी 1979 हो गया या फिर 31 दिसंबर 1978 हो गया, तो वो बंदे यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। ओके, फिर देखते हैं दोस्तों SC और ST के बारे में। तो SC ST के बारे में देखिए दोस्तों, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कितनी दी गई है, 2 जनवरी 1977। अगर आप SC या फिर ST कैंडिडेट है तो आपका बर्थ अगर 2 जनवरी 1977 को भी हुआ है फिर भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके पहले का मतलब 1 जनवरी 1977 हो गया या फिर 30 दिसंबर 1976 हो गया, तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसके बाद का मतलब 2 जनवरी के बाद का मतलब 3 जनवरी 4 जनवरी 1977 या फिर 5 अक्टूबर 1977, ये कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, इसके बाद की जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं। और सेम ये जो चीज़ है दोस्तों 1 जनवरी 2005 ये सभी के लिए लागू रहेगा। ओके, UR के लिए तो लागू रहेगा, साथ ही में जो OBC SC ST जो है उनके लिए भी लागू रहेगा। इसके बाद का डेट ऑफ बर्थ मतलब 2 जनवरी 2005 हो गया या फिर 3 जनवरी 2005 हो गया, तो ये ऐसी डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों एज क्राइटेरिया। ओके, तो यहाँ पर हमने एज क्राइटेरिया क्या होता है ये समझ लिए है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है दोस्तों सैलरी। तो देखिए दोस्तों, सैलरी जो है ये हमारा RRB का जो जॉब होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होता है, जिसके अंदर में आपका जो बेसिक होता है दोस्तों, बेसिक सैलरी आपकी 7 CPC के अकॉर्डिंग 44,900 की होती है। ओके, बेसिक कितना होगा 44,900, जिसके ऊपर आपको DA मिलेगा। DA का मतलब क्या होता है दोस्तों, डियरनेस अलाउंस। अभी करंट रेट जो है दोस्तों वो 50% है, आपकी पोस्टिंग आने तक ये 54 या फिर 56 या फिर 58% भी हो सकता है। फिलहाल हम लोग 50% के अकॉर्डिंग ही कंसीडर करते हैं। ओके, DA आपको मिलेगा, फिर उसके बाद में आपको TA मिलेगा दोस्तों। TA का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ओके, तो आप जहां पर रेसिडेंस है आपका जो वर्किंग प्लेस है, तो जो जाने आने का जो अलाउंस होता है वो भी आपको मिलता है। तो TA जो होता है दोस्तों ये सिटी वाइज डिफरेंशिएट किया गया है। तो ऑल ओवर इंडिया की जो सिटीज है वो X, Y और Z कैटेगरी में डिवाइड की गई है। ओके, तो X कैटेगरी मतलब ऐसी कैटेगरी होती है दोस्तों, ऐसी सिटीज जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 50 लाख है, एज लाइक दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, इस टाइप की जो सिटीज है दोस्तों जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 50 लाख है, तो वैसी सिटीज को एक सिटी में इंक्लूड किया गया है। तो जिसके अंदर में आपको 3600 का TA मिलेगा और जिसके ऊपर आपको 50% का DA, तो ये करीब करीब 5400 रुपीज़ हो जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर HRA भी मिलता है। ओके, HRA मतलब क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस जो रहेगा, हम लोग एक सिटी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपके 30% मिलेगा। 30% मतलब कितना, जो ये 44,000 बेसिक है दोस्तों, तो बेसिक के 30% जितनी कुछ अमाउंट होती है तो यहाँ पर आपको एडमिसिबल रहेगी। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर यूनिफॉर्म अलाउंस और नर्सिंग अलाउंस भी मिलता है। तो ये अभी कोई जो रेट्स है दोस्तों फिलहाल 9,000 रुपीज़ मिलते हैं टोटल मिला के, लेकिन
लेकिन दोस्तों जब ये हमारा डीए 50% क्रॉस हो चुका है तो ये भी रेट रिवाइज हो चुके हैं, 25% से हाइक हो चुकी है, मतलब ये टोटल अभी 11,250 रुपीज़ मिलते हैं। तो ये करीब करीब अगर एक सिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो एक सिटी की जो सैलरी है, ग्रॉस सैलरी करीब करीब 1 लाख के आसपास जाती है। ओके, कितनी जाएगी? 1 लाख। तो 1 लाख में से आपका एनपीएस वगैरह डिडक्ट होता है, बाकी भी कुछ चार्जेस डिडक्ट होते हैं, तो वैसी सिचुएशन में आपको करीब करीब इन हैंड 90,000 सैलरी मिलने वाली है। ओके, फिर देखते हैं दोस्तों वाई सिटी के बारे में। वाई सिटी में भी बेसिक वही सेम रहेगा, 44,900। डीए भी सेम रहेगा दोस्तों 50%। टीए भी आपका दोस्तों सेम होता है, टीए आपको यहाँ पर 3600 का टीए मिलता है, जिसके ऊपर आपको डीए भी मिलेगा। ओके, तो ये करीब करीब 5400 रुपीज़ हो जाता है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर एचआरए मिलेगा। जो एचआरए होता है दोस्तों वाई कैटेगरी सिटी में, यहाँ पर 20% एचआरए मिलता है। यूनिफॉर्म अलाउंस और नर्सिंग अलाउंस भी सेम मिलेगा दोस्तों, हर सिटी में यूनिफॉर्म अलाउंस और नर्सिंग अलाउंस सेम मिलता है। तो जो वाई कैटेगरी की सिटी होती है दोस्तों, यहाँ पर आपकी सैलरी करीब करीब मिनिमम 94,000 ग्रॉस सैलरी होती है। तो इसमें से आप अगर आपके जो एनपीएस है और बाकी भी डिडक्शंस डिडक्ट कर लेते हैं, तो ये करीब करीब 86 टू 87,000 के करीब करीब आपके हाथ में सैलरी आएगी, इन हैंड सैलरी की आपकी वाई कैटेगरी सिटी में 94 रहेगी और इन हैंड 86 रहेगी। तो ये वाई कैटेगरी की सिटी जो ऐसी सिटीज होती है दोस्तों जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख से 50 लाख के बीच में है। ओके, कितनी पॉपुलेशन है? 5 लाख टू 50 लाख के बीच में जिसकी पॉपुलेशन होती है, उसे वाई कैटेगरी में इंक्लूड किया है। और एक सिटी छोड़ के, वाई सिटी छोड़ के जितनी कुछ सिटी बचती है, आपका तहसील हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, या फिर कोई भी प्लेस हो गया जिसकी पॉपुलेशन बिलो 5 लाख है, तो वैसी कैटेगरी की सिटीज को यहाँ पर जितनी कुछ विलेजेस वगैरह है, सभी के सभी यहाँ पर झेड कैटेगरी में इंक्लूड किया है, जिसमें आपको 44,900 का बेसिक मिलेगा। टीए यहाँ पर कम हो जाता है दोस्तों, टीए यहाँ पर 1800 रुपये मिलता है और उसके ऊपर का डीए मिलता है, डीए 50% है, तो ये करीब करीब 2700 रुपये मिल जाएंगे। ओके, एचआरए भी कम हो जाता है दोस्तों, एचआरए यहाँ पर सिर्फ 10% मिलता है, मतलब 4490 रुपीज़, मतलब 4,490 रुपये यहाँ पर एचआरए मिल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म अलाउंस, नर्सिंग अलाउंस सेम मिलेगा, जो आपको एक सिटी और वाई सिटी में मिल रहा था, सेम यहाँ पर यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा। ओके, तो यूनिफॉर्म अलाउंस, ये सब अलाउंसेस और बेसिक वगैरह पकड़ के झेड कैटेगरी की सिटी में आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है दोस्तों, वो करीब करीब 88,000 के करीब आएगी। ओके, और इसमें से कुछ डिडक्शंस होगी, डिडक्शंस करने के बाद में इन हैंड सैलरी जो रहेगी दोस्तों, ये करीब करीब 80,000 होने वाली है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हमने सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो समझ लिया है दोस्तों। तो आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आपको कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा मैंने पहले ही बताया हूँ कि आपके पास में एक तो जीएनएम कंप्लीट होना चाहिए, या फिर बेसिक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए। ओके, या फिर आपने पीबीएससी नर्सिंग करी है तो वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग करी है तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों ये वाला है। ओके, एक तो जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, या फिर बेसिक बीएससी नर्सिंग होना कंपलसरी है। तीनों क्राइटेरिया में ऐसा है दोस्तों कि एक्सपीरियंस की कोई भी नीड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और आपका अगर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, एक तो आपकी जो पर्टिकुलर स्टेट नर्सिंग काउंसिल है वहाँ से, या फिर आईएनसी मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, दोनों में से एक, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक्सपीरियंस की कोई भी नीड नहीं है, आप विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों पेपर पैटर्न, कि आपका जो एग्जाम रहेगा उसका पैटर्न कैसे रहेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका एग्जाम रहेगा वो 100 क्वेश्चंस का रहेगा, जिसमें 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ओके, तो 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स हो जाएंगे। ओके, जिसमें से देखिए दोस्तों जो 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से जो 70 क्वेश्चंस रहेंगे ये हमारे नर्सिंग सिलेबस बेस्ड रहेंगे। ओके, और जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस है दोस्तों ये अदर सिलेबस के ऊपर रहेंगे। तो अदर सिलेबस में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर जीके के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे टोटल 30 क्वेश्चंस हो जाते हैं, और ये 70 तो 100 क्वेश्चंस, तो ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। तो आपका एग्जाम जो रहेगा दोस्तों 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, जिसमें 1/3 निगेटिव मार्क
मार्किंग है। ओके, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी यहाँ पर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, ये जो एग्जाम है ये मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन होना कंपलसरी है। ओके, कंपलसरी आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। जो स्कोर रहेगा वो आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ही देखने को मिलेगा। ओके, तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है सिलेबस। ओके, तो सिलेबस जो है दोस्तों ये हमारा नर्सिंग का सिलेबस रहेगा इसमें। ओके, साथ ही में दोस्तों अदर सिलेबस रहेगा। अदर में मैंने जैसे कि बताया था आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहने वाला है, रीजनिंग होने वाला है, फिर उसके बाद में जीके और करंट अफेयर्स का भी सिलेबस होता है। तो ये सिलेबस हम लोग डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए। तो देखिए दोस्तों, आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेम, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ओके, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया, मिडवाइफरी हो गया मतलब OBGY, नर्सिंग रिसर्च, स्टैटिस्टिक, मैनेजमेंट, नर्सिंग सर्विसेज, ये सभी का जो सिलेबस है हमारे नर्सिंग में जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो सभी सिलेबस यहाँ पर इंक्लूड रहेगा। ओके, और साथ ही में दोस्तों जो कॉमन सब्जेक्ट्स है मतलब जो जनरल अरिथमेटिक जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। फिर उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद में है दोस्तों जनरल अवेयरनेस। ओके, तो जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, सब कुछ इसमें। स्पोर्ट, जो करंट अफेयर्स है स्पोर्ट के रिलेटेड, साइंटिफिक, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के रिलेटेड रहेगा। और जनरल साइंस का भी सिलेबस होता है दोस्तों। तो ये जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस अप टू द 10th स्टैंडर्ड ऑफ CBSE सिलेबस। ओके, तो जो CBSE का सिलेबस होता है, तो देखिए दोस्तों CBSE का जो सिलेबस होता है उसके PDFs रेडीली अवेलेबल होते हैं, CBSE की वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है दोस्तों। तो आप CBSE की वेबसाइट विजिट करके वो PDF डाउनलोड करके सिलेबस पढ़ सकते हैं, या फिर आप, मैं जो बुक रिकमेंड करूंगा दोस्तों लास्ट में, वो बुक से भी ये सिलेबस, ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है जनरल अवेयरनेस हो गया और जनरल साइंस हो गया, वो एक ही बुक से कवर कर सकते हैं। ओके, तो जनरल अरिथमेटिक की बात करते हैं दोस्तों, तो नंबर सिस्टम के बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड मास पे भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, LCM SCF पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है। तो टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट हो गया तो इसमें ही आपका टाइम एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। ओके, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ओके, तो ये सिलेबस आपको करना है। और रीजनिंग में स्पेशली देखते हैं दोस्तों, एनालॉजी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज पे भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। फिर सिलोगिज्म के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, फिर उसके बाद में डायरेक्शन टेस्ट जो होता है दोस्तों, ओके, डायरेक्शन टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और रिलेशनशिप के ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब्जेक्ट जो है, ये जो टॉपिक्स है, ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ओके, तो ये हो गया दोस्तों हमारा सिलेबस के बारे में। ओके, तो यहाँ पर जो कुछ आपका सिलेबस रहेगा वो सिलेबस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों एग्जाम फीस की, आपके लिए यहाँ पर एग्जाम फीस कितनी रहेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते होंगे एग्जाम फीस के बारे में। जो कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी या फिर UR से बिलोंग करते हैं, UR में भी स्पेशली जो मेल्स होते हैं उनके लिए लागू रहेगा, और जो OBC के जो मेल्स है दोस्तों, ओके, UR और OBC के मेल्स है उनके लिए 500 रुपीज़ फीस लगने वाली है, जिसमें से आपके 400 रुपीज़ रिफंड हो जाएंगे। कब रिफंड होंगे, जब आप CBT के लिए अपेयर होंगे। CBT मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, जब आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएंगे, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं तो आपके जो 400 रुपीज़ है वो रिफंड हो जाएंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों जो कैंडिडेट्स SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD या फिर फीमेल कैंडिडेट, नो मैटर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC SC ST कौन सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिर भी फीस जो है आपकी 250 रुपीज़ रहेगी। ट्रांसजेंडर हो गया, फिर उसके बाद में EBC कैंडिडेट्स हो गए, तो ये सभी कैंडिडेट्स को 250 रुपीज़ फीस रहेगी, जिसमें से कुछ बैंक चार्जेस डिडक्ट होके जो रिमेनिंग चार्जेस रहेंगे वो आपको, रिमेनिंग फीस जो रहेगी वो आपको रिफंड हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया आपका एग्जाम फीस का पैटर्न। ओके, तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है दोस्तों हाउ टू अप्लाई। तो देखिए दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है आपको, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। साथ ही में दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। मैंने स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर बताया हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ओके, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक
फॉर्म कैसे भरा जाता है, ये सब कुछ चीज़ें मैंने वो वीडियो के अंदर में डिस्कस किया हो दोस्तों। अगर वो वीडियो आपने देखे नहीं होगे तो वो वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड की गई है, तो उस लिंक पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आप थंबनेल देख सकते हैं दोस्तों कि इस टाइप का मैंने जो इस टाइप का जो थंबनेल दिखेगा वही वीडियो, उसमें मैंने बताया हो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे किया जाता है आरआरबी का। ओके, तो ये हो गया दोस्तों हाउ टू अप्लाई, कि अप्लाई कैसे करना है। ओके, तो आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों ट्रांसफ़र पॉलिसी। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसा कहना है कि सर इसमें ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता है। तो देखिए, जो ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका जो ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं कि उनके स्टेट में काफ़ी कम वैकेंसी है, या फिर उनके नियर बाय जो रीजन है वहाँ पर कम वैकेंसी है, उसकी वजह से उन्हें दूसरे रीजन से अप्लाई करना पड़ रहा है। ओके, तो दूसरे रीजन से अप्लाई करना पड़ रहा है तो उनके लिए एक फैसिलिटी है दोस्तों, ट्रांसफ़र की फैसिलिटी है। तो वो ट्रांसफ़र लेके जो उनके नियर बाय का जो स्टेशन है वहाँ पर, या फिर नियर बाय हॉस्पिटल है वहाँ पर वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ट्रांसफ़र का जो क्राइटेरिया है उसके लिए मिनिमम आपकी सर्विस 5 to 10 ईयर्स की सर्विस होना कंपलसरी है। ओके, जनरली 5 ईयर्स की सर्विस होने के बाद में आपको ट्रांसफ़र मिल जाती है, लेकिन नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है दोस्तों, 5 to 10 ईयर्स की सर्विस कंपलसरी होना चाहिए। ओके, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके 5 ईयर्स की सर्विस होते बराबर उनको ट्रांसफ़र मिला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर और एक चीज़ गौर करने वाली है, जो ट्रांसफ़र होता है दोस्तों ये ओन कॉस्ट होता है, ये रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होता है दोस्तों। इसमें आपको कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ट्रांसफ़र के जो बेनिफिट्स होते हैं वो उसमें से कुछ भी बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाले नहीं है। एज लाइक मतलब जो टीए मिलता है, डीए मिलता है, ओके, फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है, वो यहाँ पर कुछ भी मिलेगा नहीं। और साथ ही में दोस्तों, जो ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर है तो ये 0 सीनियरिटी पे ट्रांसफर होता है। ओके, मतलब अगर यहाँ पर आपकी 5 साल की सीनियरिटी थी, लेकिन दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर आपका नाम जो रहेगा मस्टर में सबसे लास्ट में नाम रहेगा। जो लोग रहेंगे ऑलरेडी वहाँ पर वर्किंग लोग हैं तो उनके आप एज अ जूनियर काम करना होगा। ओके, तो 0 सीनियरिटी पे ट्रांसफर पॉलिसी लागू है। कब लागू है? आफ्टर 5 to 10 ईयर्स की सर्विस के बाद में आपको ट्रांसफर मिलता है, लेकिन ओन कॉस्ट पे ट्रांसफर होता है और 0 सीनियरिटी पे ट्रांसफर होता है दोस्तों। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रांसफर पॉलिसी। तो ट्रांसफर पॉलिसी का जो आपका डाउट था दोस्तों, आई होप कि यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो आगे देखते हैं दोस्तों स्टडी लीव्स। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चों का स्टडी लीव्स के बारे में भी एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर स्टडी लीव्स मिलती है क्या। तो आरआरबी में स्टडी लीव्स मिलती है दोस्तों। हाँ, स्टडी लीव्स का यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन स्टडी लीव्स किसके लिए लागू रहेगी? अगर किसी कैंडिडेट का जीएनएम कंप्लीट हुआ है और उसे अगर पीबीएससी नर्सिंग कंप्लीट करना है तो वैसी सिचुएशन में स्टडी लीव्स मिलने वाली है। अगर किसी का बेसिक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुआ है और जिसे एमएससी के लिए एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी स्टडी लीव मिलेगी। अगर किसी का एमएससी हुआ है और जिसको पीएचडी करना है दोस्तों, तो उसके लिए भी यहाँ पर स्टडी लीव्स मिलती है। तो ये स्टडी लीव्स कब मिलती है दोस्तों? आपकी 5 साल की जब सर्विस कंप्लीट होती है। ओके, 5 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद में आप स्टडी लीव्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और मैक्सिमम 2 साल की स्टडी लीव्स मिलती है। ओके, कितनी साल की स्टडी लीव्स मिलेगी? मैक्सिमम 2 ईयर्स की स्टडी लीव्स मिलती है। ओके, जिसके अंदर में आप सिर्फ हायर एजुकेशन का जो कोर्स है वही यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना है, या फिर आपकी जो पर्टिकुलर स्टेट है वो स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर प्रिपरेशन करना है और उसके लिए मुझे लीव्स चाहिए, तो वैसी सिचुएशन में आपको लीव्स नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए लीव्स मिलती है। ओके, तो आई होप कि ये स्टडी लीव्स का जो आपका डाउट था यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है बुक्स कौन से रीड करना है, जो हमारी नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम होने वाली है, या फिर इसकी हम लोग नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोलते हैं आरआरबी में। ओके, तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए हम लोग बुक्स कौन से यूज करेंगे? तो सबसे पहले जो मेन 2 बुक्स है नर्सिंग सिलेबस की। ओके, नर्सिंग के लिए पहले देख लेते हैं दोस्तों। तो नर्सिंग की 2 मेन बुक्स है दोस्तों, एक है टारगेट हाई बुक और सेकेंड है पीआर यादव बुक। ओके, तो पीआर यादव का 4th एडिशन जो है दोस्तों वो आपको परचेस करना है। 4th एडिशन में दोनों भी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों भी यहाँ पर आपको परचेस करना होगा। वॉल्यूम 1 में थ्योरी दी गई है दोस्तों। ओके, इसमें थ्योरी है, और जो वॉल्यूम 2 है दोस्तों इसमें आपके
एमसीक्यू दिए गए हैं। और जो टारगेट हाई बुक है दोस्तों, इसमें एमसीक्यू प्लस जो थ्योरी है वो भी दी गई है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, काफ़ी सारा वास्ट मतलब अच्छे से कंपाइल की हुई बुक है दोस्तों। दोनों भी बुक की क्वालिटी जो है वो एकदम अच्छी है, तो दोनों बुक मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा। देखिए दोस्तों, जितनी कुछ एग्जाम्स आज तक मैंने फेस किया हो और जिसमें भी मैं जितनी बार एग्ज़ाम पास हुआ हूँ, करीब करीब मैं 11 to 12 टाइम नर्सिंग की एग्ज़ाम पास हुआ हूँ दोस्तों। तो सभी टाइम में मैंने टारगेट हाई और जो पीआर यादव की बुक है वो दो ही बुक मैंने यहाँ पर कवर किया था। ओके, सेम मैंने जो 2019 का आरआरबी का एग्जाम दिया था दोस्तों, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। तभी भी मैंने सिर्फ और सिर्फ टारगेट हाई बुक पढ़ा था। वो टाइम में तो पीआर यादव बुक नहीं पढ़ा था, लेकिन सिर्फ टारगेट हाई बुक पढ़ने से भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। ओके, तो ये हो गया नर्सिंग सिलेबस की जो बुक्स। ओके, फिर उसके बाद में देखते हैं दोस्तों अदर सिलेबस। तो अदर सिलेबस में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहने वाला है दोस्तों, और साथ ही में रीजनिंग का भी सिलेबस होने वाला है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए दोस्तों आप जो इमेज में देख सकते होगे, डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक है। ओके, काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों। ये वाली जो बुक है कम से कम 4 to 5 टाइम्स मैंने रीड किया हो दोस्तों, तभी मेरा मैथ्स का जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हुआ था। तो आपको भी ये बुक रिकमेंड करूंगा दोस्तों, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी वेरियस टाइप्स के, काफ़ी वेराइटी के क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूडेड है। और बहुत बार ऐसे होता है दोस्तों कि सेम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि वैसे उठा के यहाँ पर विदाउट उसमें वैल्यू भी चेंज नहीं होती है दोस्तों, एज इट इज़ उठा के यहाँ क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए ये जो आर एस अग्रवाल की एस चंद पब्लिकेशन की बुक है वो रिकमेंड करूंगा दोस्तों। फिर आती है दोस्तों रीजनिंग। तो रीजनिंग जो होता है दोस्तों, काफ़ी ईजी नेचर का रीजनिंग होता है हमारे लिए। ओके, कितनी जितनी कुछ हमारे नर्सिंग की एग्जाम्स होती है और रीजनिंग अगर पूछता है तो एकदम नॉर्मल लेवल का रीजनिंग पूछता है दोस्तों। तो इसके लिए मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा। तो ये बुक है दोस्तों किरण पब्लिकेशन की। ओके, तो ये किरण पब्लिकेशन की जो चैप्टर वाइज दिया गया है दोस्तों, जो टॉपिक्स है चैप्टर जो है उसके अकॉर्डिंग दिया गया है, और टाइप वाइज भी दिया गया है, जिसमें सॉल्व पेपर्स है। सॉल्व पेपर्स मतलब क्या है दोस्तों, आज मतलब करीब करीब जो लास्ट 10 to 12 ईयर्स की जो जितनी कुछ एग्जाम्स हुई है, तो उसके सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंपाइल किए जाते हैं दोस्तों, और सभी के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, जिसमें आपको देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 8750 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें प्रेजेंट है। ओके, और देखिए दोस्तों 2024 की ये एडिशन है, और जो टीसीएस का जो पैटर्न होता है, टीसीएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ओके, फिर आते हैं दोस्तों जनरल नॉलेज। तो जो मैंने जनरल नॉलेज या फिर जनरल साइंस बोला था दोस्तों, ओके, तो जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के लिए एक ही बुक काफ़ी है। अगर आप एनसीईआरटी की पीडीएफ नहीं भी पढ़ते हैं और सिर्फ ये लुसेंट की बुक पढ़ते हैं दोस्तों, तो लुसेंट की बुक से ही ऑलमोस्ट सभी का सभी सिलेबस यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। तो सभी के लिए एक रामबाण उपाय कौन सी बुक है, लुसेंट की बुक है। तो लुसेंट का जो 2024 का एडिशन है दोस्तों, वो आप परचेस कर लीजिए और इसमें से कवर कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपका जो डाउट रहे, सॉरी, जो आपका सिलेबस रहेगा जनरल नॉलेज का या फिर जनरल साइंस का, वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, इस टाइप की इंफॉर्मेशन थी जो आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं कौन से आरआरबी एग्जाम के रिगार्डिंग। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस इसमें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी दोस्तों अगर कुछ क्वेश्चंस आपके मन में अराइज होते हैं, ओके, आपके दिमाग में अराइज होते हैं, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, मैं हर कमेंट का आंसर करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, और दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही में दोस्तों नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।